जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं, धीरे धीरे मैं सोशलॉजी के जो शेष टॉपिक हैं उनको लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवार, धर्म और शिक्षा। ध्यान रहे, नातेदारी इसमें मैंने शामिल नहीं किया है। नातेदारी अलग से है और इसको आप लोग अपने जहाँ भी आपके पास मैटर उपलब्ध है वहाँ से देख लीजिएगा। इस वाले टॉपिक में मैंने किनशिप को शामिल नहीं किया है। मैंने परिवार, धर्म और शिक्षा तीन को ही लिया है, तो इन तीनों को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों जो है भारत के सामाजिक ताने बाने के बहुत मजबूत स्तंभ में। देखिए, शब्दों का बहुत महत्व रहता है। आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो ना, वहाँ जो शब्दावली है, यदि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखोगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को हर पेपर में ध्यान रखना है। प्राचीन काल से चली आ रही जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा कि जब इस प्रकार का जब सब्जेक्ट हो तो उसमें समाज, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक दर्शन, विद्वानों के नाम, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो परिवार होता है वो सामाजिक इकाई का आधार होता है, बेस होता है एक प्रकार से। अच्छा, मैं सिर्फ इन टॉपिक्स को समझा रहा हूँ, इनको डिटेल से आप लोग अपनी बुक में से भी देख सकते हो और दूसरे आपके पास मैटर हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों के साथ साझा करते हुए सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग जो है इसको देखें। देखिए, जब परिवार की हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियर जो फैमिलीज होती हैं वहाँ माता पिता और छोटे बच्चों का समूह होता है, लेकिन संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ निवास करती हैं। विस्तारित परिवार का मतलब ये होता है, देखिए, संयुक्त परिवार तो वो होता है जहाँ चार भाई हैं, वो चारों भाई एक साथ मिल करके रह रहे हैं, लेकिन उन चारों भाइयों के भी पिताजी यानी दादा 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 कितने भाई थे, उनके सब जो पूरा परिवार एक साथ मिल करके रहता है उसे कहते हैं हम लोग पूरा संयुक्त परिवार। जबकि मूल परिवार के साथ यदि अन्य रिश्तेदार भी रह रहे तो वो फिर हो गया हमारा विस्तारित परिवार। हालांकि ये कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, बट जॉइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज ये वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध है। आप लोग इनके एग्जांपल्स को अपने हिसाब से जान सकते हैं। अच्छा, परिवार की जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पितृसत्तात्मक होता है, यानी परिवार का जो मुखिया होता है बेसिकली पुरुष होता है, जबकि महिलाएं घरेलू कार्य करती है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और है, जहाँ घर का बड़ा आदमी होता है उसका लगभग सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जो जेंडर बेस्ड चीज़ें आई हैं और उसके बाद महिलाओं की भूमिका में बदलाव आया है, तो महिलाएं जो हैं अब घर पर भी कार्य कर रही है और वर्किंग प्लेस पर भी, और इस कारण से स्थिति बदली है और परिवार अब महिलाओं का जो रोल है वो बड़ा है। अच्छा, ये इतना परिवार में पढ़ना, और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं इसके उसे आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से देख लेना। तो परिवार सिर्फ आपके समझ में आना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है। फिर धर्म की हम लोग बात करें। देखिए, धर्म जो है सामाजिक एकीकरण का एक प्रकार से माध्यम है। इसके तीन एक प्रकार से बेस बनते हैं। एक तो जीवन दर्शन के लिए, जहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, सामाजिक आचरण मिलता है और सामुदायिक एकता मिलती है। देखिए, भारत में जो है धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है। आप देख पाओगे कि लगभग सभी धर्मों का यहाँ पर एक प्रकार से एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व में है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है धार्मिक तौर पर भी। और धार्मिक परंपराएं और जो सामाजिक जीवन है, अब इनको अलग अलग आप देखोगे तो धार्मिक परंपराएं जो होती है हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। जैसे त्योहारों पे आप देखोगे, संस्कारों में आप देखोगे, धर्म के आधार पर ही त्यौहार मनते हैं, धर्म के आधार पर ही हमारे यहाँ संस्कार होते हैं। सामाजिक अनुष्ठान है, सॉरी, वो भी बेसिकली जितने भी सामूहिक अनुष्ठान है वो आप देखोगे कि हर धर्म के अलग होते हैं। प्रार्थनाएं अलग होती हैं, भजन कीर्तन अलग होते हैं, सत्संग अलग होते हैं। तो ये एक सिस्टम है। अब हम शिक्षा की बात करें। देखिए, तीनों टॉपिकों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ पाओ। अब परिवार को आप लोग समझ गए होंगे, इसके बाद आप लोग जो है धर्म को समझ गए होंगे, और इसके बाद शिक्षा को समझिए। शिक्षा क्या है? दिस इज़ द इंजन ऑफ सोशल ग्रोथ, ड्राइवर ऑफ द सोशल चेंज। मतलब सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से इंजन का कार्य करती है एजुकेशन। और पहले प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी, फिर औपनिवेशिक काल आया जहाँ अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ,
और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा नीति आई और एजुकेशन का जो है और डेवलपमेंट हुआ। आधुनिक युग में देखा जाए तो डिजिटल शिक्षा और वैश्विक एकीकरण दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो विकास है ना, वो एक बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस रही है, शॉर्ट रन नहीं रही है। यदि हम लोग शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो इसमें तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जनरल एजुकेशन है उसके लिए स्कूल और कॉलेज होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप देखोगे कि यूनिवर्सिटीज़ आ गई और डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गए, और उसके बाद रोज़गार परक प्रशिक्षण जो है, रोज़गार के जो सेंटर है वहाँ पे मिलता है। अब इन तीनों का आप लोग अंतर संबंध देखिए। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार के डायग्राम आप जरूर बनाना। जैसे परिवार का जो बेस होता है वो क्या होता है? मूल्यों का आधार, भावनात्मक सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान, ये प्राथमिक सामाजिकरण है। धर्म में क्या होगा? नैतिक दर्शन होगा, आध्यात्मिक बोध, सामाजिक एकता और संस्कार और अनुष्ठान हो गए। यदि हम लोग शिक्षा की बात करें, ज्ञान और कौशल का विकास होगा, आलोचनात्मक सोच, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक गतिशीलता, ये चीज़ें आएंगी। अच्छा, चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं वर्तमान में इन संस्थाओं को? देखो, वैश्विक प्रभाव में भारत की जो परंपराएं है ना, वो प्रभावित हो रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जो है बहुत कुछ चेंज किया है। उन्होंने धर्म को भी प्रभावित किया है, उन्होंने परिवार को भी प्रभावित किया है, और हमारे शैक्षिक जो शिक्षा संबंधी संस्थाएं उनको भी इफेक्ट किया है। इसके कारण क्या हुआ है? सामाजिक संरचनाओं में जो है बदलाव आया है, चेंजेज हुए हैं। अब ज़्यादातर जो संयुक्त परिवार है वो अब एकल परिवारों की तरफ मूव करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। पहले महिलाओं का रोल उतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बढ़ा है समय के साथ। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन भी बढ़ा है। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, तकनीकी विकास, शहरीकरण, आर्थिक परिवर्तन और शिक्षा का विस्तार, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से जो है ये विकास हुआ है। इनको आप लोग याद कीजिएगा। और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, परिवार, इनके उद्देश्यों को बनाए रखते हुए परिवार धर्म जो है वो संस्थाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिससे कि ये जो हमारी संस्थाएं वो बची रहे। नई पीढ़ियों की चुनौतियां और उनके लिए अवसर क्रिएट किए जा रहे हैं, चुनौतियों से पार पाते हुए, और सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो शब्द हैं इनका ध्यान रखना है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा बेटा, कि जब आप आंसर्स लिखो तो कुछ परिभाषाएं आप समाजशास्त्रियों के अनुसार लिखें, और वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं विषय विशेष के क्षेत्र में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो प्रॉपर डेफिनेशंस है वो अपनी बुक से ही देखें। मैं यही चाहूँगा। यहाँ से सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट के भीतर प्रवेश करने का एक प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ आप समझ पाएँ कि जो सामाजिक संस्थाएं होती है वो बेसिकली है क्या। और बस इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।